मॉनसून सत्र, विपक्ष वर्सेस सरकार। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और इस खबर पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि आज ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जिस पर हमारी विशेष निगाह रहने वाली है। कौन कौन से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कौन सी खबरें वायरल है, सबसे पहले आइए एक बार ये चेक कर लेते हैं। वो तमाम बड़ी खबरें इस वक्त स्क्रीन पर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। विपक्ष वर्सेस सरकार की बात भी करेंगे और साथ ही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की भी होगी और साथ ही बात होगी आतंकिस्तान के बेनकाब होने की और साथ ही हम बात करने वाले हैं ट्रंप वर्सेस ओबामा के बारे में भी और साथ ही हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि को लेकर भी और बात होगी मैनचेस्टर टेस्ट की भी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे क्योंकि ये तमाम वो खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आपको कई सारे इस वक्त हैशटैग नजर आएंगे जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन हम बात करने वाले लोकसभा के बारे में। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन, दूसरे दिन की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा देखने के लिए मिला। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते प्रभावित हुई। दूसरे दिन जहां विपक्ष बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, तो उससे पहले मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया था। और आज भी जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही एक बार फिर से विपक्ष का वही रुख देखने के लिए मिला और इसी वजह से 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब चूंकि बात हम इससे पहले दोनों दिनों की भी करें तो आपने देखा कि किस तरह से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय तय किया। राज्यसभा में इस विषय पर 9 घंटे चर्चा होगी और संसद के दोनों सदनों की बात करें तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर कुल मिलाकर 25 घंटे चर्चा होने वाली है। वहीं संसद में राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है और इसके इतर मणिपुर बजट की बात करें तो 2 घंटे की चर्चा इस पर भी होने वाली है। वहीं आयकर बिल की बात करें तो चर्चा के लिए लोकसभा में 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में कुल 8 नए बिल पेश होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये 8 नए बिल कौन से होंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है दोनों सदनों की, आपने देखा कि कार्यवाही से पहले भी जो विपक्षी सांसद हैं वो काले लिबास में यहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से यहां काफी हंगामा भी किया गया। जैसे उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है फिर वही मुद्दा, बिहार में एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से प्रमुख तौर पर विपक्ष उठाता नजर आया और इसी वजह से काफी ज्यादा हंगामा विपक्ष की तरफ से यहां पर किया गया और फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। अब जब हम बात करते हैं कि वो नए बिल कौन कौन से हो सकते हैं इससे इतर जो सरकार यहां पर पेश कर सकती है, जल्दी से उसके बारे में आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने तस्वीर देखी कि राज्यसभा में भी फिलहाल के लिए 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब आइए अब आगे बढ़ेंगे और ट्रेंड्स में अब व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है, आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। दौरा विशेष स्पष्ट संदेश। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 26 जुलाई तक 2 देशों जिसमें यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के लिहाज से और भी खास हो जाती है। यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम जरूर है। दरअसल इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर बात बन सकती है। अब एक एक पहलू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक पहलू की। एफटीए का महत्व और प्रभाव क्या है यह आप पहले समझिए। दरअसल भारत यूके एफटीए समझौते से भारत से यूके को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ में भारी कटौती होगी।
इससे भारतीय उत्पाद, विशेष रूप से अगर कपड़ों की बात करें, जूतों की बात करें या फिर जो अन्य सामान है, उनको यूके के बाजार में आसान पहुंच मिल पाएगी। इस समझौते से ब्रिटिश प्रोडक्ट, जिसमें विस्की है, ऑटोमोबाइल है और वित्तीय सेवाएं हैं, इनको भारतीय बाजार में इजीली एंट्री मिल पाएगी। ये भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इन उत्पादों को सस्ता और सुलभ बनाएगा। 2024 में भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 55 अरब डॉलर था। इस समझौते से 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है और 2040 तक इसमें 33.42 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत के निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यूके एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। यह समझौता इस दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर है। यह समझौता भारत के छोटे और मझोले उद्यमी यानी एमएसएमई के लिए नए मौके खोलने वाला होगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी जरूर मिलेगा। अब एक और पहलू यह है, अगर रणनीतिक और कूटनीतिक पहलू की बात करते हैं तो यह यात्रा भारत और यूके के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और स्ट्रॉन्ग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और साथ ही उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी बात होगी। भारत ब्रिटेन में कुछ भारत विरोधी तत्वों और साथ ही आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठा सकता है, जो दोनों देशों के बीच पहले भी चर्चा का विषय रहा है। ये दौरा भारत और यूके की वैश्विक राजनीति में एक दूसरे को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की लुक वेस्ट नीति और यूके की ग्लोबल ब्रिटेन नीति को इस यात्रा से नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किंग चार्ल्स तृतीय से शिष्टाचार भेंट राजनयिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ के लिहाज से अगर समझें तो भारत ने हाल के सालों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यूके के साथ यह समझौता भारत की वैश्विक और साथ ही अगर हम यहां पर दूसरी दिशा में समझने की कोशिश करें तो दोनों के जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा मजबूत भी करने वाला है। ब्रेक्सिट के बाद यूके नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में है। भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ एफटीए यूके के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट भी है। भारत यूके एफटीए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में भी मदद कर सकता है, खासकर मालदीव जैसे देशों में, जहां भारत की यात्रा के साथ ये दौरा क्षेत्रीय संतुलन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। यहां देखिए, यूके के अंदर भारतीय मूल के लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है और ये यात्रा जनता से जनता के बीच संबंध को और मजबूत भी करेगी। दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा, तकनीक और साथ ही एआई में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, जो विशेष रूप से युवाओं के लिए नए अवसर खोलने जैसी होगी। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही नई लेबर सरकार, जिसमें ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बातचीत से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू होगा। इससे दोनों देशों के बीच नई नीति और साथ ही दृष्टिकोण को समझने का एक मौका भी मिलेगा। ये यात्रा कुल मिलाकर भारत में एक तो संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं और भारत की वैश्विक कूटनीति के महत्व को दर्शाती है। अब साथ ही बात मालदीव यात्रा की भी करनी होगी, क्योंकि पीएम मालदीव भी जाने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे, जहां वो 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। ये यात्रा भारत मालदीव संबंधों को पुनर्जनन करने और इंडिया आउट अभियान के बाद तनाव को कम करने की दिशा में काफी इंपॉर्टेंट होगी। मालदीव के साथ संबंधों में सुधार होंगे और एफटीए के साथ भारत की पड़ोसी पहले नीति को मजबूत करने का यह दौरा एक राजनीतिक कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 से 24 जुलाई की यूके यात्रा यानी आज से कल और एफटीए समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि रक्षा, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग में भी नई संभावनाएं खोलने के जैसा होगा। अब आइए अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से कुछ और खबरें अब देखते हैं और देखते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है
जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। भारत का प्रचंड प्रहार, आतंकिस्तान बेनकाब। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है। यह बयान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान दिया। इस चर्चा का विषय था बहुपक्षीयता और शांतिपूर्ण तरीके के विवादों का समाधान। भारतीय राजदूत पर्वतनेनी हरीश की यूएनएससी में दिया गया यह बयान न सिर्फ भारत की विदेश नीति के दृढ़ रुख को दर्शाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के व्यवहार और छवि पर सीधा सवाल भी उठाता है। दरअसल यहां पर भारतीय राजदूत का यह बयान सामान्य कूटनीति भाषा की तुलना में ज्यादा स्पष्ट, आलोचनात्मक और तीखा भी है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर आमतौर पर देश एक दूसरे की आलोचना घुमा फिरा कर करते हैं, लेकिन भारत ने यहां पाकिस्तान को सीधे सीधे कट्टरता और साथ ही आतंकवाद में डूबा हुआ बताया है, जो इस मुद्दे पर भारत की नाराजगी और चिंता को स्पष्ट भी करता है। भारतीय राजदूत ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए दो बिल्कुल विपरीत छवियों को भी यहां पर पेश किया है। एक तरफ उन्होंने यहां पर भारत को परिपक्व लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज बताया, तो वहीं पाकिस्तान को आईएमएफ पर निर्भर, कट्टरता और आतंकवाद से ग्रस्त देश बताया। यह तुलना न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की सकारात्मक छवि को पेश करने का एक प्रयास है, बल्कि यह भी बताने का एक प्रयास है कि पाकिस्तान जैसे देश को वैश्विक नीति और सुरक्षा पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने यहां पर कहा है, एक बार आपको यह सुनने की जरूरत है, क्योंकि कई बड़ी बातों का जिक्र करते यहां पर वो नजर आए। Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. तो कुल मिलाकर यहां से एक बहुत बड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर आपने इससे पहले भी देखा कि भारत पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कई बार पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब कर चुका है। यहां पर उनकी तरफ से यह क्लियर किया गया कि जब तक आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई जाती, तब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एक भ्रम मात्र है। यह भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति का ही हिस्सा है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और जल्दी से कुछ और खबरें भी देखेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। आइए ट्रुथ पर देखते हैं इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। ट्रंप वर्सेस ओबामा, देशद्रोह का आरोप। दरअसल अमेरिका में इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा के बीच हालिया तकरार 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों और ट्रंप के दावों से उपजी है, जिसमें उन्होंने ओबामा पर देशद्रोह का आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया है, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जल्दी से बड़ी खबर बताते हैं आपको। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन बिल को पेश किया गया है। लोकसभा में एंटी डोपिंग संशोधन बिल पेश किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में एक बार फिर से 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है और अब अगर हम इस पूरे के पूरे सत्र की बात करें तो 8 नए बिल सरकार की तरफ से इस सत्र में पेश किए जाने हैं। लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन बिल को पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। तो देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दावा किया गया है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में यह कहा कि ओबामा ने 2016 के चुनाव में उन्हें रूस से जोड़ने की झूठी साजिश रची और उनके अभियान को कमजोर करने की कोशिश की। ट्रंप ने इसे देशद्रोह करार दिया और दावा किया कि यह तख्ता पलट का प्रयास था।
अब यहां तुलसी गाबार्ड की भूमिका किस तरह की है, यह आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने 18 जुलाई को 11 पेज का दस्तावेज जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि ओबामा प्रशासन ने 2016 राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के बारे में खुफिया जानकारी को गढ़ा और साथ ही यहां पर राजनीतिकरण भी किया ताकि ट्रंप की जीत को नुकसान पहुंचाया जा सके। गाबार्ड ने इसे देशद्रोही साजिश कहा और ओबामा प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ न्याय विभाग को आपराधिक जांच के लिए रेफर करने की धमकी तक दी। आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे इस वक्त, और अलग अलग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इंस्टा पर आइए जल्दी से देखते हैं इस वक्त कौन सी वो खबर है जो ट्रेंड कर रही है। बम बम भोले, सावन की शिवरात्रि। दरअसल आज सावन की शिवरात्रि है और पूरे देश में सुबह से ही शिवालयों में शिव शंभू भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य की विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैसे तो पूरा सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और हर दिन शिव की पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सावन की ये शिवरात्रि भक्तों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन की पूजा से आध्यात्मिक विकास होता है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस तरह का ही नजारा देश भर के अलग अलग मंदिरों में देखने के लिए मिला है, जहां पर भक्त सुबह से प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना के साथ उनके दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक्स पर कुछ और खबरें देखते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। देखिए, बहुत सारे यहां पर हैशटैग्स आपको नजर आएंगे। हम बात करेंगे मैनचेस्टर की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। दरअसल इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में अभी 2-1 से आगे है और चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत दर्ज करके सीरीज में वापसी करना चाहेगी और यही रीजन है कि यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है। अगर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड की बात करें तो भारत ने साल 1936 से लेकर अब तक ओल्ड ट्रैफर्ड में कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे 4 मुकाबले गंवाने भी पड़े। वहीं अगर 5 मैचेस की हम बात करें तो वो यहां ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें, जिस पर सभी की नजर है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चोटिल होना। भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी मैचेस से बाहर हो चुके हैं, जबकि चोटिल तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की बात करें, चौथे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा पंत भी लॉर्ड टेस्ट में चोटिल हो गए थे, ऐसे में उनका विकेट कीपर के तौर पर खेलना मुश्किल है, लेकिन बतौर बल्लेबाज पंत मैनचेस्टर टेस्ट मैच का हिस्सा होंगे। इसके अलावा आकाशदीप की बात करें, वो भी चोटिल है। ग्रोइन की चोट से जूझ रहे आकाशदीप ने दूसरा और तीसरा टेस्ट खेला था, लेकिन क्या आकाशदीप चौथा टेस्ट मैच खेल पाएंगे, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अंशुल कंबोज टीम इंडिया में जरूर यहां पर खेलते हुए आपको मैदान पर नजर आ सकते हैं और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब सभी की नजर इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार अब ये मुकाबला जो खेला जाना है, इसमें प्लेइंग 11 किस तरह की होती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है।